गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 1। ऑलरेडी हमने मैक्सिमम पार्ट्स डिस्कस किए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। और अभी कुछ क्वेश्चंस जैसे कि 250 सवाल हम डिस्कस करेंगे जिनके अंदर पार्ट 5 तक होंगे। तो मैक्सिमम हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 1 में 50 और 2, 3, 4 एंड 5 में कुल मिला के नियर अबाउट 270 से लेके 300 तक हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। और ये जितने भी एग्जामिनेशंस है, मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में जैसे कि टेक्निकल हो गया, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, नेवी, एयरफोर्स, एनी एग्जामिनेशंस के अंदर ये काम आएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डेप्थ में रहेगा, आप आराम से इसको गौर करिएगा। सबसे पहले न्यूट्रिनो, जैसे कि आप न्यूट्रॉन जानते हैं, ठीक उसी तरह न्यूट्रिनो के अंदर चार्ज 0 होता है और मास भी 0 होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव का होता है, न्यूट्रॉन जो है 0 नेचर, दैट इज़ शून्य होता है। यहाँ पे चार्ज और मास भी इनके अंदर शून्य देखने को मिलेगा। अब बात आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जिसको हम कहते हैं व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। सो जब सूटेबल वेवलेंथ जो भी रहेगा, लाइट जब उसके ऊपर पड़ता है, सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा रहेगा, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर अल्फ़ा, बीटा, गामा होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक पेनेट्रेटिंग पावर जो है गामा रेस को होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इज़ एमिटेड बाय द कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ पे गामा रेज है दोस्तों। सो काफ़ी खतरनाक होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है डबल पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियर है दोस्तों। जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे चार्ज होता है, डबल पॉजिटिवली चार्ज होता है दोस्तों ये अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब बात आता है हेवी वाटर। जो भी हेवी वाटर रहेगा, जैसे कि हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, हार्ड वाटर, इनको हम कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। और ये जो मेन उद्देश्य क्या है हेवी वाटर यूज़ करने का, वाटर कंटेनिंग हेवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन उनके अंदर देखने को मिलेगा, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। सो इनके अंदर हेवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। बात आता है दोस्तों न्यूक्लियर फिजन की, विच इज़ कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो भी यहाँ दिया गया है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, जो कि हाइड्रोजन और साथ में हम लोग सूरज में देख सकते हैं। ये जो फिजन रिएक्शन है एटम बॉम्ब के अंदर देख सकते हैं, इज़ कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपस में इम्पैक्ट करने की वजह से ये आपको देखने को मिलता है। अब बात आता है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर्स द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स को आराम से स्लो डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेवी वाटर, जिसको हम मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा ग्राफाइट आपको देखने को मिलेगा, ये एज ए कूलेंट की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो स्लो डाउन कर सकें। सो यहाँ पे हेवी वाटर और मॉडरेटर जो रहेगा, जो कि ग्राफाइट का इस्तेमाल भी करते हैं। अब बात आता है दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जब भी कैंसर हो जाता है उनको कीमोथेरेपी करना पड़ता है। ये जो कीमोथेरेपी के अंदर जो कैंसर ट्रीटमेंट को क्यूर करने के लिए, इस कैंसर ट्रीटमेंट को क्यूर करने के लिए कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम C60 करके कहते हैं। C60 जो कि 27 इस तरह का आप देख सकते हैं, कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एट नागासाकी। हम लोग जानते हैं सबसे पहले हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, और ये 1945 में। ये इसके बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे, लिटिल बॉय, फैट बॉय, हिरोशिमा, नागासाकी, 6 अगस्त, 9 अगस्त, तो इस तरह का आप डेट्स याद रख लीजिएगा 1945 में। और वो जो फिजनेबल मटेरियल इस्तेमाल किए गए थे उसके अंदर प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है। अब बात आता है दोस्तों येलो केक, एन आइटम ऑफ स्मगलिंग। जो भी येलो केक रहेगा, एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर,
जिनको हम यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों, जिनको हम येलो केक कह सकते हैं। और द एसिड इज़ यूज्ड इन आई वॉश, जो कि आंखों के अंदर क्लीन करने के लिए, आई वॉश के लिए हम लोग बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके आंखें क्लीन कर सकें। अब बात आता है दोस्तों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनको हम म्यूरियाटिक एसिड के नाम पे जाना जाता है, और जो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा। और जो है एक्वा रीजिया, जिनके अंदर मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड जो कि HCl रहेगा, 3 पार्ट रहेगा, और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड होता है जो कि 1 वॉल्यूम में रहेगा। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या रेशियो है 3:1, सो ये है एक्वा रीजिया का जो मिक्सचर है दोस्तों, जो पूरा का पूरा मिश्रण है। अब बात आता है दोस्तों रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो जब जो भी डिफ्यूजन आप जानते हैं, मैक्सिमम डिफ्यूजन आप नाइट्रोजन में देख सकते हैं, वो कैसा रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। सो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रहेगा तो सबसे यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से अपना जो हाइड्रोजन रहेगा वो फास्टेस्ट निकल जाता है। अब बात आता है दोस्तों deviations from ideal behavior will be more of the gas is subjected to low temperature and high pressure। so यहाँ देखिएगा जो भी deviation from ideal behavior will be the more of the gas subjected to low pressure and high pressure। so low temperature and high pressure में आपको इस तरह का deviation देखने को मिलेगा ideal behavior of the gas को। अब बात आता है गैस लॉस क्या होता है। जो कि आइडियल गैस होते हैं वो गैसेस होते हैं जो कि गैस लॉस को ओबे करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं जो कि गैस को मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक गैसेस को जो कि मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर को जो कि बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और एटमॉस्फेरिक गैसेस को मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है जिनको इज़ ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ ईस्ट। सो इस तरह का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस जो करते हैं वो ईस्ट मिलाकर इजीली फर्मेंटेशन प्रोसेस करते थे। और एंजाइम्स आर किल्ड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आपको कोई भी एंजाइम्स को मारना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर उसको उबालना पड़ेगा, तब जाके एंजाइम्स की डेथ हो जाती है। अब बात आता है दोस्तों व्हेन ए गैस इज सब्जेक्टेड टू adiabatic expansion it gets cooled due to energy spent in doing work। so very important, गैस जो है इज सब्जेक्टेड टू adiabatic expansion it gets cooled, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ड्यू टू एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क। सो इसमें क्या होगा, एनर्जी स्पेंड होगा। सो कहने का मतलब adiabatic expansion में इट गेट्स कूल्ड ड्यू टू एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क। अब बात आता है कोल गैस की। कोल गैस जो है एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की एक कोल गैस का मिक्सचर है दोस्तों। और द गैस सप्लाइड इन सिलेंडर्स फॉर कुकिंग गैस, जो कि सिलेंडर्स के अंदर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीथेन जो है नॉर्मली बायोगैस के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगा, इसके अंदर LPG के अंदर ब्यूटेन देखने को मिलेगा। अब बात आता है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की पूछ रहा है, एलिमेंट जो है फ्लोरीन है दोस्तों। अगर आपसे मेटल पूछा जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। सो यहाँ पे एलिमेंट इज़ फ्लोरीन। नेक्स्ट वी हैव अल्ट्रावायलेट रेस कैन बी चेक्ड बाय द क्रूक्स ग्लास। हम लोग डिस्कस किए हैं अलग अलग ग्लासेस के बारे में, यू कैन हैव ए लुक इन प्लेलिस्ट। और सबसे ज़्यादा जो कि अल्ट्रावायलेट रेस, उसको हम लोग रोकने के लिए क्रूक्स ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी इंफ्रारेड रेस, अब सूरज को देखने के लिए हम लोग जो फोटोक्रोमिक ग्लासेस जो होते हैं, इस तरह का क्रूक्स ग्लास इस्तेमाल करके यूवी रेस को आराम से रोक सकते हैं। जो क्रूक्स ग्लासेस है, जिसे हम लोग सोलर एक्लिप्स वगैरह जब होता है उस टाइम पे इस तरह का क्रूक्स ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सो क्यों वाटर जो है परमानेंट नेचर का हार्डनेस देखने को मिलता है, उनके अंदर
जो मिश्रण रहेगा सल्फेट्स रहेगा, किस चीज़ का, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 MgSO4, जिनकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। रेड फास्फोरस जो है लेस रिएक्टिव दैन येलो फास्फोरस, जो लाल फास्फोरस हम लोग मैच स्टिक के अंदर देखने को मिलेगा वो काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं दैन येलो फास्फोरस, क्योंकि इट इज़ हाईली पॉलीमराइज्ड, वो पॉलीमराइजेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव है दोस्तों। एसिड रेन जो है इज़ ड्यू टू डाइऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, जितने भी सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जाके सीधा क्लाउड्स पे अटैक करते, मतलब अटैक मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेन आ जाता है उसको एसिड रेन्स कहते हैं, जिसकी वजह से मार्बल कैंसर, जितने भी ताजमहल के जो मार्बल है वो करोड़ हो जाते हैं, वो एकदम ब्लैकिश या कलर में आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है द वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है डिसीज़, यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होने वाले के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्या है, नाइट्रेट है दोस्तों। अब बात आता है नाइट्रोजन इन वाटर इज़ कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, जो कि नाइट्रोजन पानी के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो इस फॉर्म में देखने को मिलेगा जो कि उनको कहते हैं नाइट्रेट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा पानी के अंदर। अब बात आता है इन द स्टडी ऑफ पोल्यूशन SPM रेफर्स टू, यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है SPM, जब पोल्यूशन मेजर करते हैं इन्हीं में SPM में मेजर करते हैं, उसको अब्रिवेशन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द इम्प्योरिटी या प्योरिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो अब्रिवेशन है SPM वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेटेड टू पोल्यूशन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये तो गनशॉट बिट आपका आ सकता है। अब बात आता है दोस्तों फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी वाज यूरिया, जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करने वाली जो कंपाउंड है वो है यूरिया दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या है। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल सैम्पल ऑफ मिक्सचर्स और प्लांट पिगमेंट्स एंड डाई स्टफ, इन सब को सेपरेट करने के लिए ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्मॉल सैम्पल ऑफ मिक्सचर्स, प्लांट पिगमेंट्स और डाई स्टफ, इन सब को हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब इथेनॉल जो है जिनके अंदर 5% ऑफ वाटर देखने को मिलेगा और जिनको हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम पे जाना जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इथेनॉल 5% ऑफ पानी रहेगा वो है रेक्टिफाइड स्पिरिट, बाकी सब 95% आपको पानी नहीं, जिसके अंदर ये आपको पूरा का पूरा इथेनॉल देखने को मिलेगा। जो गमैक्सिन जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गमैक्सिन से हम लोग छोटे छोटे चींटियाँ हो गया ये सब चीज़ें अनहाइजीनिक वहाँ पे आपको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जितने भी बैक्टीरियम को किल करने के लिए, उसका जो केमिकल नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। बेंजीन यानी C6H6 हेक्सा पेंटा हेक्सा, अगेन यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं जो कि गमैक्सिन भी कहते हैं जिनको। अब बात आता है व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरॉल इज़ एडेड टू क्रश पोटाशियम परमैंगनेट स्प्रेड ऑन ए पेपर, यहाँ पे जब थोड़ा सा ड्रॉप ग्लिसरॉल अगर आप ऐड करेंगे किससे, टू क्रश पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, जब वो करने के बाद पेपर के ऊपर अगर डालोगे ना ये दोनों का मिश्रण, वो सीधा का सीधा वो बर्न करने लगेगा, द पेपर गेट्स इग्नाइटेड। सो ओवरऑल क्या है ना, ग्लिसरॉल अलॉन्ग विद द पोटाशियम परमैंगनेट के साथ अगर पेपर के ऊपर थोड़ा सा एक बूंद डालोगे वो पेपर जलने लग जाएगा। अब बात आता है रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। रेयन नायलॉन, आप एक होता है आर्टिफिशियल सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल। यहाँ पे जो रेयन है ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नायलॉन जैसे कि आप लोग जितने भी कॉटन हो गया ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल है दोस्तों। ये आर्टिफिशियल फाइबर कह सकते हैं रेयन, जो कि इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग कहाँ से लेते हैं, और सेल्यूलोज से हम लोग ये आराम से प्रोड्यूस करते हैं। सेल्यूल एक किस्म का रॉ है दोस्तों, रॉ मटेरियल। इथिलीन जो है इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस,
वेल्डिंग में हम लोग इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं, साथ में आपको पता होना ज़रूरी है। और कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रैनरी, दाने वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वेल्डिंग और कटिंग में इस्तेमाल करने के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं, साथ में इथिलीन का भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात आता है दोस्तों फर्मेंटेशन ऑफ इथेल अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। जो इथेल अल्कोहल है उसको हम एसिटिक एसिड यानी CH3COOH जो भी विनेगर के अंदर आप देख सकते हो, वो फर्मेंटेशन करने के लिए आपको बैक्टीरियम माइकोडर्मा एसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके वो एसिटिक एसिड बनता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह जो भी फर्मेंटेशन कर रहे हैं उसके अंदर बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है जो दूध से दही बनाने के लिए। यहाँ पे द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स, ग्लूकोज एंड लैक्टोज जो होते हैं वो काफ़ी स्वीटेस्ट कह सकते हैं। अब बात आता है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको हम कहते हैं रिसाइकलिंग। सो जो भी बेस्ट सोल्यूशन है आज के टाइम पे, जितने भी बॉटल्स है उसको हम लोग रिसाइकलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको हम रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं रिसाइकलिंग। द टर्म कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो जितना भी अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगा, ग्लोबल वार्मिंग तक प्रॉब्लम हो सकता है। उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, जो कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है यानी वाटर वेपर, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनकी मात्रा वो कार्बन फुटप्रिंट मेजर करता है। नहीं तो आपका ग्लोबल वार्मिंग और यहाँ पे जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएगा। और प्रोड्यूस्ड इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा इस कार्बन फुटप्रिंट में। ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिप्रोडक्टिविटी, फ्लड एंड साइक्लोन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कैसे आपको धरती गर्म हो जाएगा, जब फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, फ्लड और साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात आता है दोस्तों द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड धरती के ऊपर हो जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सूरज से जो रोशनी निकलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस एज वेल एज इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये पूरा का पूरा रिटेन कर लेगा, ज़मीन पे रह जाएगा। जब ये सब ज़मीन पे रह जाएगा तो अपने आप इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, आपको धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, फ्लड्स आने लगेगा, साइक्लोन्स आने लगेगा, साथ में आप देख सकते हो जितने भी समंदर की लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। अब बात आता है दोस्तों ताजमहल मार्बल्स गेट्स करोडेड ड्यू टू एसिड रेन। मैंने बताया था मार्बल कैंसर इसी की वजह से। द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज़ ग्लूकोज। जो भी सबस्ट्रेट है फोटो रेस्पिरेशन में ये है ग्लूकोज है दोस्तों। द डिक्रीज इन द pH वैल्यू ऑफ ओशन इज़ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू लार्जर अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन वाटर। सो कहने का मतलब जो जब जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसके अंदर सैलिनिटी धीरे धीरे से कम हो जाएगा। रीज़न ये है जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पूरा का पूरा पिघल जाने लगेगा, जितने भी हम हिमालयास हो गए सब चीज़ें पिघल जाएगा, पानी समंदर में मिल जाएंगे, तब अपने आप क्या होगा, जितने भी सैलिनिटी कंटेंट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सैलिनिटी कम हो जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल जो भी फिशेस वगैरह है सब मर जाएंगे। सो कहने का मतलब यहाँ पे जो ओशन वाटर जो है सैलिनिटी कम हो जाएगा, लार्जर अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ओशन वाटर। सो नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी वो अट्रैक्ट कर ले, जिसकी वजह से सैलिनिटी कम हो जाएगा। द एलिमेंट डिस्कवर्ड अपॉन इट्स एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पिच ब्लेंड। ये जो चिन्नाबार है आप जानते हैं जो कि मर्क्यूरी का वो रहता है दोस्तों, ठीक उसी तरह पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट करते वक्त जो एलिमेंट हम लोग निकालते हैं जो कि पिच ब्लेंड यूरेनियम का ओर कह सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है द फैमिली नेम गिवन टू द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1A ऑफ द पीरियडिक टेबल, जो कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स होते हैं, जो कि फैमिली नेम है 1A ग्रुप एलिमेंट का। और ये अल्कली मेटल्स कह सकते हैं, उनमें से जो सबसे पहला हाइड्रोजन ही कह सकते हैं दोस्तों जो एलिमेंट है। द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मोस्ट कोवलेंट, जो कि फ्लोरीन के अंदर सबसे ज़्यादा कोवलेंट देखने को मिलेगा,
और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका सबसे कम रहेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर मोस्ट कोवेलेंसी देखने को मिलेगा। अब द आटम हैज़ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जो कि ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर। और जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, इसके अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा +3 देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन दोस्तों। सो आई होप दिस 20 मिनट्स वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट इन लर्निंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अगर देखना है तो जाके प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7667300252। हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं।